हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि गॉस थ्योरम है। ये सीबीएसई में बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और हमेशा रिपीटेड आता है क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस टॉपिक को देखिए और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इससे पहले वाले लेक्चर्स को भी आप देख लें, ठीक है। तो आज का हमारा थ्योरम है गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम हमें बहुत सुविधाएं प्रोवाइड करता है, बहुत चीज़ों के बारे में जो है बताता है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वक्त हमें जो है एरिया वेक्टर और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के जो एंगल्स हैं उस पर बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन गॉस थ्योरम इन सारी असुविधाओं को हटा देता है, यानी कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, भले इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन फिर भी ये फ्लक्स निकालने में बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है। तो ये कहता क्या है? ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बात ध्यान रहे, गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो वो ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमेशा बराबर होगा उस सरफेस के अंदर मौजूद जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स। दैट इज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times total charge inside the closed surface passes through total electric flux passes through the closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times total charge inside the surface. अब देखिए that is the total flux is denoted by phi, total charge inside। क्यों इन लिखने का मेन सेंस है that is this charge is inside the closed surface, उसका 1 by epsilon naught times। जैसे मान लिया जाए ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, स्पेरिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज ये क्यू रखा हुआ है। तो इसके अंदर से जो बाहर की साइड ऐसे करके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर निकल रहा होगा उसको अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है इस चार्ज के द्वारा, तो वो हमेशा बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। तो ये हमें बताता है। देखिए, एक बात इस चीज को देख के हमें बड़ा जबरदस्त पता चला कि इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी एरिया ऑफ द सरफेस का कहीं कुछ लिंक नहीं है। दूसरा, ये शेप पर भी निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि शेप क्या है, सरफेस किससे कोई मतलब, क्योंकि उसके डायमेंशन ही इसमें मौजूद नहीं है। इट मीन्स वॉट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस, ठीक है, द फ्लक्स ऑलवेज पासिस थ्रू इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। कहने का मतलब क्या है कि गॉस थ्योरम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स पास करता है, टोटल फ्लक्स फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस इसके इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लिया जाए अगर मैं सरफेस इतनी छोटी भी बना दूं तो उससे भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा जितना इस वाले से होगा, क्योंकि बोथ के लिए चार्ज क्या है, क्यू, यानी कि उतना ही चार्ज है। ठीक है, इस बात को याद रखें कि बस आपको ये देखना है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज मौजूद है, उसको 1/ε टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब ये जो सरफेस बना रखी है, दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये स्पेरिकल है तो हम इसके कहेंगे स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। क्योंकि गॉसियन सरफेस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि गॉस नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसको, फिजिसिस्ट ने इसको जो है आपका ढूंढा, इस लॉ को, इस थ्योरम को, तो डेट्स वाई उनको ऑनर देने के लिए इस सरफेस का नाम गॉसियन सरफेस रख दिया। अब इसका शेप कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए अगर ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है तो हम कहेंगे ये सिलेंड्रिकल गॉसियन, इट इज योर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अगर क्यूबिकल है तो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। अगर वो कहता है कि ये कोनिकल शेप का गॉसियन सरफेस है तो हम कोनिकल शेप का गॉसियन सरफेस बोलेंगे, यानी कि गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होगी। इस बात को जरूर याद रखना। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल या दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस, इसको आपको याद रखना है। तो
अब हमें जो है थोड़ा सा एक बात और ध्यान में रखते हैं, जरा ध्यान से देखिए कि मान लिया जाए ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये सरफेस के शेप और साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन इसको इस स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे ढंग से लिख लेते हैं बेटा। जैसा कि हमने जो है पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं। तो ई डॉट डी ए मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल स्टेटमेंट आ गई। ये इसका वर्जन है। इसमें मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन का साइन, डेट इज ये इंटीग्रेटिंग होल सरफेस थ्रू आउट द सरफेस, होल फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया क्योंकि फाई इज इक्वल टू दिस है और ये इसके बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर होगा। तो ये हमने जो है इसको पढ़ा, ठीक है। अब देखिए जरा फटाफट यहाँ पे, मान लिया जाए ये क्लोज सरफेस है आपके पास, एक क्लोज सरफेस ये है और दूसरी क्लोज सरफेस ये है। इस सरफेस का नाम S2 है और इस सरफेस का नाम S1 है, और इसके अंदर चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और यहाँ पे एक Q4 चार्ज है एंड दिस वन इज योर Q5। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस S1। S1 से कितनी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है उसको बता दीजिए। तो बड़ी आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। S1 में तो φ1 मान लीजिए उसके फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि वो बोलता है टोटल चार्ज का जो है 1/ε0 टाइम्स होता है। टोटल चार्ज इज योर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन ε0। दिस इज द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस S1। ये कितना है, सरफेस S1 से जो है आपका ये टोटल फ्लक्स निकल रहा है। अब आपसे पूछा गया S2 से बता दीजिए। तो थ्रू सरफेस S2 के लिए निकाल रहे हैं, सरफेस S2 के लिए कितना होगा, लेट इट बी φ2 से दिखाया जा रहा है। तो इस S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना है, देखिए जरा, एक Q4 Q5 तो है ही। इन द सेम टाइम ये क्योंकि पूरी सरफेस S1 उसके अंदर है, तो जाहिर सी बात है उसके चार्ज भी उसके अंदर है। तो उसके लिए कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ जाएगा। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए इसमें एक जो है इस वाले सरफेस में क्या कर दिया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाल दिया गया। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंसुलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए परेशानी क्रिएट करता है। तो मैंने जब भी कहा था, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट इट बी कैपिटल के, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, कैपिटल के है। तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपका क्या है, कैपिटल के है, जो इसमें भरा हुआ है। तो बोला गया कि अब जो है S2 से कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट होता है, बाकी स्टेटमेंट वही रहेगी पूरी की पूरी, यानी कि क्लोज सरफेस से जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बट इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट यू हैव टू पुट के को भी पुट करना पड़ेगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जब भी कोई परमिटिव मतलब जो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है चार्जेस के बीच में डाल दिया जाता है या चार्जेस में डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ परिवर्तन आता है, तो यानी कि चेंज आता है। तो वो कितना चेंज आएगा, इसी चीज़ को यानी कि φ2 से अगर हमें निकालना φ2 डैश, तो कितना हो जाएगा, देखिए सेम वही होगा। चार्ज तो उतना ही है अभी भी इसके अंदर, यानी कि S2 के अंदर कितना टोटल चार्ज है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो है ही, बट के टाइम्स। क्यों के टाइम्स, क्योंकि ये के टाइम्स जो है आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये हम सभी लोग जानते हैं, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ पे के आता है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिए आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। या इसको जब हम प्रूव करेंगे तब भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जानकारी आई, तो इस जानकारी को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि जो है किसी जो है क्लोज सरफेस में कोई स्पेरिकल सरफेस है आपके पास, और उसके अंदर जो है आपने डायपोल्स को जो है इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एक डायपोल को इंसर्ट कर दिया। जैसे मान लिया जाए ये क्लोज गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन स्पेरिकल सरफेस है, इसके अंदर एक डायपोल को इंसर्ट कर दिया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो आपसे बोला गया टोटल फ्लक्स बताइए, इससे कितना बाहर होगा।
तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, देन अगेन फाई इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस विच इज योर माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है नेट चार्ज जो है अंदर कितना है आपका, जीरो है। ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्योंकि इससे जितना फ्लक्स निकलेगा वो इसके अंदर चले जाएगा, तो बाहर तो जा ही नहीं पाएगा। तो बाहर नहीं जा पाएगा तो जाहिर सी बात है डायपोल से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो। अब ऐसे एन डायपोल इसके अंदर डाल दो, बेशक ऐसे एन डायपोल और दूसरा डायपोल डाल दो कोई, जैसे मान लीजिए माइनस क्यू वन माइनस प्लस क्यू टू, ये डायपोल डाल दिया, तभी उसका भी सम क्या होगा, माइनस प्लस क्यू वन, तो तब भी क्या होगा, इन सबका सम कीजिए अगेंस्ट जीरो होगा। यानी कि ये बहुत एक इंटेलेक्चुअली प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यू में आपसे कि यदि किसी डायपोल के अंदर एन जो है डायपोल, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर एन जो है डायपोल्स को इंसर्ट कर दिया गया है, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा उससे, तो वो हमेशा कितना होगा आपका, जीरो होगा। ये हमें यहाँ से पता चला। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और हमें यहाँ पे पता चली कि कैसे जो है टोटल फ्लक्स जो है पास करता है। अब हम जो है गॉस थ्योरम को जो है थोड़ा प्रूव करते हैं और हम बताते हैं कि गॉस थ्योरम ऐसा क्यों आया और ऐसा क्या है उसमें कि वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही क्यों दिखा। ठीक है, तो उसको समझते हैं, देखिए जरा। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम को अब हम प्रूव कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक चार्ज लिया क्लोज स्फेरिकल सरफेस के अंदर, सिमेट्रिक स्फेरिकल सरफेस पे ही गॉस का थ्योरम एप्लीकेबल होता है। अब क्यों होता है उसको ध्यान से समझना। मान लिया जाए ये चार्ज मैंने सेंटर पे ले लिया, अब कोई बच्चा बोलेगा चार्ज सेंटर पे क्यों ले रहे हैं सर, आप कोने में ले लीजिए। अगर आप यहाँ कोने में ले लेंगे तो होगा क्या, देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो ऐसे करके निकला और इसका सरफेस एरिया जो है आपका एरिया वेक्टर, वो दोनों जो है पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो देखो एरिया वेक्टर तो ऐसे है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बार बार उसके बीच में एंगल क्या होता चले जाएगा, चेंज होता चले जाएगा। और जिसको ऐसे इंटीग्रेट करना, ई डॉट डी ए के रूप में इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमें समझ में आना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, तो इसलिए जो है हम गॉस के थ्योरम को जो है समझने के लिए पहले इसको इंसर्ट कर लेते हैं, बाद में हमें पता चलेगा कि ये तो इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता कि कहीं पे भी रख दो चार्ज, चार्ज बस अंदर होना चाहिए क्लोज गॉसियन सरफेस के। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ये आपका मौजूद है। इससे जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसी से हमें प्रूव करना है। तो वो आना कितना चाहिए, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये डी ए और सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन ये है बेटा, समझ में आ रही बात, ये प्रूव करना है हमें। ये कैसे प्रूव हुआ इस चीज़ को अब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में जो है देखो, मैंने एक चार्ज ले लिया क्लोज गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के अंदर, उसके सेंटर में, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कुछ तो रहा होगा, लेट इट बी स्मॉल आर, ये एक स्मॉल आर से इसका रेडियस है। तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बाहर निकलेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेट इट बी ई है। तो हर जगह स्फीयर के हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही होगी। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज क्यू से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बनता है। समझ में आ रही बात है। तो इस चार्ज से इसके सरफेस पे यानी कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो वो कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज दिस, और कितनी दूरी पे बनाना है, सरफेस पे बनाना है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट दैट इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, यानी कि कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ये आपका। समझ में आ रही बात ये, यानी कि इंटीग्रेशन में इस फैक्टर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। ठीक है, अब देखिए, यानी कि यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ पे भी इतना ही है। माने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस छोटे से एरिया से निकल रहा है, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का को मैंने डी ए से दिखा दिया। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने बताया था कि अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखो, जो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, एक स्फीयर जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर है और 3 डायमेंशनल क्लोज स्ट्रक्चर हो, तो हमेशा जो है एरिया वेक्टर जो है आप कहाँ से, यानी कि नॉर्मल कैसे डालोगे, एरिया वेक्टर की दिशा कौन देता है, नॉर्मल टू द प्लेन, उस प्लेन पे जो नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल को कहाँ से डाला जाता है, अंदर से। ये देखो अंदर से डाला, तो ये एरिया वेक्टर की क्या होगी, दिशा होगी। तो इस छोटे से एरिया से जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दैट फ्लक्स इज गिवन बाय डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये छोटा सा एरिया एलिमेंट से ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या हुआ,
पास हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ, और वो हर पॉइंट पे जो है स्फीयर के क्या है, सेम है। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, और ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए, ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, देखो ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, डी ए ही जो है जोड़ना है, डी ए 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 जोड़ना है, क्या करना है, सरफेस को जोड़ना है, तो क्लोज सरफेस को जोड़ना है, तो क्लोज का साइन लग गया, और ये ऐसा आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होता है आपका, फाई हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दिस एस ई डॉट डी ए। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ध्यान से देखिए, ई डॉट डी ए का मतलब क्या है, ये क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस कितना, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड दिस दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के, ये जो प्लेन बन रहा है यहाँ पे छोटा सा डी ए का प्लेन बन रहा है, इस प्लेन पे जो नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से, अंदर से, तो ऐसे करके जा रहा है ये नॉर्मल, देखो ये दिख रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो cos 0 हो गया। सो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज ई डी ए, और एक क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बेटा, तो क्लोज सरफेस ई डी ए, क्यों लिख दिया ई डी ए, बिकॉज cos 0 इज योर 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ई at every point of this electric this surface that is Gaussian surface is constant, हर जगह पे constant है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो बाहर निकाल देते हैं, ये क्लोज सरफेस, और ये क्या हो गया आपका डी ए। अब बताइए जरा, अब ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए हर जगह का जोड़ दोगे इस स्पेयर का, अब डी ए डी ए डी ए डी ए छोटा 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 डी ए जो है यहाँ का भी जोड़ दिया, यहाँ का भी जोड़ दिया, तो क्या निकलेगा, स्पेयर का एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, इट मीन्स ये जो मैंने इतना टिपिकल रूप में लिख रखा है यहाँ पे, ये किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस जो है आर है, तो इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का रेडियस कितना, मतलब जो है एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज कितना हो जाएगा आपका, ई डी ए कैन बी रिटन एज 4 पाई आर स्क्वायर। ई इज योर, ई कितना है देखो, ये है वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, जो बचा है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, यहाँ से देखिए ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो कितना हो जाएगा एस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका फाई। सो ये आपका गॉस थ्योरम क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, और गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम जो है गॉस थ्योरम को कहीं और भी, मतलब कुछ एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं फटाफट। एक चीज और देखते हैं इसमें, देखो जरा, अभी जैसे मैंने बोला था ना आपसे कि फाई इज इक्वल टू कि अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, इसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता, ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो यही फॉर्मूला कैसा नजर आता है, जिसको अभी मैं चेंज करता हूँ, तो ई कैसे निकलता है देखो यहाँ पे। अब इसको अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिखा हुआ है बेटा, फाई इज इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया इसमें, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटेड भी कितना है आपका, के है, ये के है आपका डाइलेक्ट्रिक का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ए है, कितना है, के है। तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस पॉइंट पे जो बनता वो कितना बनता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे क्या आ जाता है, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उसकी परमिटिविटी आती, इस मीडियम की परमिटिविटी आती, वो कितनी होती, एप्सिलॉन होती, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना होता है, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये आ जाता है अपॉन आर स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करता, तो जब मुझे ई की वैल्यू रखनी होती यहाँ पे, देखो इस पर्टिकुलर जगह पे जब मैं ई की वैल्यू को रखता तो कैसा रखता, तो ई की वैल्यू कितनी होती, 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसकी जगह पे क्या रखना है मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर, ये रख देता, 4 पाई कैंसिल, और ये नीचे जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट आता है, यानी कि के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला कैसा ना जाता है, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक स्पेशल केस पे है, इसलिए हम जो है स्टेटमेंट में इस चीज को नहीं जोड़ते, गॉस के मेन लॉ में इसको नहीं जोड़ते, लेकिन हम समझ सकते हैं जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट दिखे और कभी जो है आपका डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया जाए, तो आप के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया, जो मैं डायरेक्ट आपका भी ये यूज करके दिखा रहा था, देखा होगा S1 और S2 सरफेस पे दिखाया था मैंने, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये
जो मैंने k टाइम्स लिख दिया था टोटल चार्ज अपॉन दिस, सेकंड केस में देखना जो मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल किया था। तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं अगर कुछ समय बचता है तो एक दो और जो है इसमें कुछ काम कर लेंगे, नहीं तो इसके एप्लीकेशन पे जाके देन इसकी न्यूमेरिकल तो हमें बहुत कर रहे हैं बेटा, तो न्यूमेरिकल तो करना ही है, तो पहले एप्लीकेशन कर लेंगे। तो देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूँ अब, तो ये हो गया। माना आपके पास एक सरफेस है, ये सरफेस है S1, ठीक है, और ये सरफेस दूसरी सरफेस है S2, ठीक है। यहाँ एक चार्ज Q है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ जो चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम प्रोवाइड कर रखा है विद नेगेटिव साइन। तो आपसे ये बोला गया है कि यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है φ1 फ्लक्स निकल रहा है पहली सरफेस से, और दूसरी सरफेस से कितना निकल रहा है φ2, बट जो φ2 है वो 4 टाइम्स ऑफ φ1 है। ये आपका CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड सरफेस S2 φ2 इज 4 टाइम्स द फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस S1, ये गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज Q, चार्ज Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। तो देखो φ2 निकालते हैं और φ1 निकालते हैं। φ2 क्या होगा, क्या कहता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ये कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनसाइड द Q इज योर कितना है, देखो इनसाइड S2 सरफेस इज योर कितना है बेटा Q प्लस ये चार्ज भी है देखो 2 माइक्रोकुलाम दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 1 into 10 to the power minus 6 whole upon epsilon naught. This is the flux passes through surface S2 equal to 4 times of phi1. Phi1 is the flux passes through the surface S1. So this can be written as total charge upon epsilon naught. Total charge कितना है आपका 2 into 10 to the power minus 6 plus 3 into 10 to the power minus 6 minus 1 into 10 to the power minus 6 whole upon epsilon naught. epsilon naught cancel out ये आपके पास बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 यानी कि 5 एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, दैट इज Q प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले इसको देख लेते हैं, ये 4 5 हो गया, 5 में से एक कम कर दिया तो 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 दैट इज ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 16 माइनस 4 एंड दिस इज योर चार्ज। चार्ज Q इज इक्वल टू 16 माइनस 4 दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलाम। इतना जो है इस चार्ज की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो खैर अभी जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम जो है बड़े क्वेश्चंस को इसमें इंसर्ट करेंगे और इसके बारे में पता करेंगे। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जो गॉस का थ्योरम है वो एप्लीकेबल केवल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। कब तक, जब तक उसको प्रूव कर रहे हैं या उससे कोई वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही गॉस का थ्योरम अगर निकल जाए तो सरफेस का कोई भी शेप हो, इसके ऊपर इसका कोई सरोकार नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो मैंने अभी आई स्टेटमेंट लिखी थी, नीचे देखा होगा स्टेटमेंट के नीचे एक स्टेटमेंट लिखी थी कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge inside the surface, that is it is independent of the shape and size of the surface. Whatever be the shape and size of the object, it does not depend on the that is the total flux passing through that surface, it does not depend on the shape and size of the object. ये मैं कह रहा था। जैसे मान लिया जाए ये जो है आपका पूरा एक सरफेस है, कोई एक स्पेयर था, उसको बच्चों ने ऐसे दबा दबा के ऐसे बना दिया और इसके अंदर जो है कुछ चार्जेस रख दिए, जैसे मान लीजिए Q1 Q2 Q3 ये चार्ज रख दिया, और एक चार्ज यहाँ Q4 ये Q5, ठीक है, और यहाँ माइनस Q6 जस्ट इससे चिपका के रखा हुआ है Q6 माइनस, और यहाँ पे Q7 माइनस Q7 चार्ज रख दिया। तो पूछा गया इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा, तो आपको आंख बंद करके लिख देना है, आंख बंद करके लिख देना है, क्योंकि गॉस सीधे सीधे कहता है उसको इस शेप से कोई मतलब नहीं है, बस ये क्लोज सरफेस होना चाहिए, और उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जेस को टोटल कर लीजिए और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए जब तक कि उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है। तो क्या हो जाएगा Q अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू दिस जो है इर्रेगुलर
सरफेस, जो भी रेगुलर सरफेस आपको दे रखी है, इससे इतना फ्लक्स पास करेगा। तो ये बहुत ही ईजी जो है। देखिए हमारे साथ समस्या क्या है कि ये जो गॉस का थ्योरम है आपका, ये हमें बहुत सुविधा प्रोवाइड करता है। जैसे हम जब जो है इसके, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल जो है मैं सोच रहा हूँ कि इसकी थ्योरी को करा दूं, देन उसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो आप देखना आपको बड़ी असुविधा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कौन है, इस कोन से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा, ऐसे करके। अगर अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरे को जो है इसकी थ्योरी करानी है, तो इस कोन से कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा ये पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको निकालना वैसे, क्योंकि ये हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो इसका अलग अलग एंगल बना रहा है, ये एंगल बनाएगा इसके ऊपर, तो ये क्योंकि ऐसे सरफेस है तो इसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा ये फॉर्मूला है जो मैंने निकाला था आपका, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो इस पे काम करना बड़ा भारी पड़ जाएगा हमको। लेकिन अगर हम क्लोज सरफेस बना के अगर काम करें तो इस पे भी काम करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए जो है गॉस के थ्योरम को जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो गॉस का थ्योरम की लिमिटेशन क्या है, ये केवल जो है आपका क्लोज सरफेस पे ही एप्लीकेबल है और सिमेट्रिकल सरफेस पे जो है लगाया जाता है। सिमेट्रिकल सरफेस जैसे जो है आपका स्फीयर हो गया, जैसे आपका ये सिलेंडर हो गया, दी सरफेसेस आर जो है क्या हैं आपके सिमेट्रिकल सरफेस हैं, ठीक है, उन्हीं पे ये क्या होता है एप्लीकेबल होता है। तो ये आपने गॉस थ्योरम पढ़ लिया। अब हम लोग जो है आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बाद इसमें बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।